Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the emission spectra of the hydrogen. In the last lecture, we have discussed about the spectra, the types of the spectra, the different type of the spectra are the absorption spectra and the emission spectra. And we have already discussed in the last lecture that the line spectra means the lines where we got in the absorption spectra, these are the dark lines, and in case of the emission spectra we got the same position lines. हमें same position के ऊपर ही line मिलती हैं, हमें bright lines मिलती हैं, हमें वहां पे colored lines मिलती हैं. तो absorption spectra and the emission spectra, both of these spectra gives the line at the same position, at the same value of the wavelength, same value of the frequency, but they differ from each other in the nature of the lines. In case of the absorption spectra, the lines are the dark lines, while in case of the emission spectra, at the same position, we got the bright line, we got the colored lines. Now in today's lecture, we will discuss mainly about the emission spectra of the hydrogen. सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर सभी के अंदर एक ही क्वेश्चन जरूर उठता है. वो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इन केस ऑफ द हाइड्रोजन वी ऑल नो द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 1. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2. Electronic configuration is 1s2, means the hydrogen atom contains only one electron. But it is found that it is explained that the hydrogen spectra, that is the emission spectra of the hydrogen, it contains the large number of the lines. The large number of the lines are observed in case of the emission spectra of the hydrogen. Then why we got the large number of the lines in case of the emission spectra of the hydrogen, in spite of the fact that hydrogen atom contain only one electron? Hydrogen atom के अंदर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप ध्यान से देखें, वी हैव दैट पर्टिकुलर ट्यूब. हमारे पास एक ट्यूब है और इसके अंदर देखो वी हैव डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स. We have different hydrogen atoms. We pass the high voltage through that discharge tube, that is of hydrogen gas tube. All of the hydrogen atoms are not equally affected. वो सारे equally affected नहीं होते. When the high voltage is applied, or you can say when you heat it, जब आप हीट करें एक ऐसे कंटेनर को जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस हो, तो उससे क्या होगा? जितने भी जो एटम हैं क्या इक्वली अफेक्टेड होंगे? क्या सभी एटम के अंदर जो आपके एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की, एनर्जी की, क्या वो सेम एक्सटेंट तक होगी? नो. इसीलिए होता क्या है कि एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है, और जब बाहर से लाइट एब्जॉर्ब होती है, मान लीजिए ये पहला एटम हमने शो कर दिया, मान लीजिए इसने लाइट एब्जॉर्ब की और ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां से इस लेवल तक चला गया. ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है नंबर 1, पहला हाइड्रोजन एटम. दूसरा हाइड्रोजन एटम हमने लिया, उसके अंदर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की दूसरे एटम ने, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर गए? दे मूव टू द, मान लीजिए नेक्स्ट शेल, ये थर्ड शेल में चले गए. कोई तीसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे चले गए आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट? वो मान लीजिए किसी और शेल के अंदर चले गए. मींस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट द इलेक्ट्रॉन्स रीचेस टू द डिफरेंट लेवल्स. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट लेवल तक चले जाते हैं आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी. और जब वही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब दोबारा से नीचे आते हैं, दे ऑल्सो कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट. जब वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं तो अलग अलग लेवल से आते हैं. जब वो वापस वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो किस लेवल पे वो वापस आए? क्या वो दोबारा सभी जो सबसे पहली शेल है, क्या वो सारे वहीं पे आ गए? क्या हो सकता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आके रुक जाएं? हो सकता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आके रुक जाएं. इन सच वे मीन्स लाइट इज इमिटेड. जब वो इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक, व्हेन दे कम बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट to the different levels, we got the different type of lines. तो जो हम अभी जिक्र करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा का हाइड्रोजन के बारे में, वो इमिशन स्पेक्ट्रा है. मींस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब दोबारा से ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं तो ग्राउंड स्टेट उनकी कौन सी है? उनकी ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 है, फर्स्ट शेल है, या उनकी ग्राउंड स्टेट n is equal to 2 है, सेकंड शेल है. ऑन दैट बेसिस द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस आर ऑब्जर्व्ड बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट. जैसे लेमान साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कम बैक इन द फर्स्ट शेल, पहली शेल में आते हैं, n is equal to 1 में आते हैं, चाहे वो कहीं से आए हो, आउटर मोस्ट शेल से आए,
फिफ्थ शेल से आए, फोर्थ शेल से आए, कहीं से भी वो इलेक्ट्रॉन आए, बट व्हेन दे कम back into the first shell, then such type of lines called as the Lehman series lines. अपन उन्हें Lehman series lines कह देते हैं. तो हमारे पास जो different type of lines हमें मिली हमारे emission spectra of hydrogen के अंदर, वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी है, उसमें उन्हीं सारी चीजों को अपन डिस्कस करते हैं. तो मीन्स हमें देखना क्या है आपके इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर. इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है, एटम का हम स्पेक्ट्रा देखेंगे. सो द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द लाइट इमिटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग द हाइड्रोजन गैस एट ए वेरी लो प्रेशर थ्रू द स्पेक्ट्रोग्राफ. तो तब हमें ये मिलेगा इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. अब हमें इसमें मिलेगा क्या? It is found that the hydrogen spectra contain the large number of the lines and these are classified in following series by the different scientists. तो different जो series है वो क्या है, अभी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. तो जो सबसे पहली जो लाइंस हमें यहाँ पे मिली वो देखो अब कौन सी मिली. The first type of lines when the electrons come back in the first shell from any of the outer shell, when the electron come back into the first shell, they releases the energy in a particular region and that region is the UV region, and that type of series called as the Lehman series. So Lehman series are such type of lines, the series of lines which are obtained when the outer electron come back into the first shell and the releases energy into the UV region. The second type of lines that are the Balmer series of lines when the outer shell electrons come back into the second shell and releases energy into the visible region, that called as the Balmer series line. आप इन्हें Balmer series line कहते हैं. Next one are the Pascan series line. Pascan series lines are those lines when the outer shell electrons come back into the third shell by releasing the energy in the IR region. By releasing the energy into the IR region, that is the Pascan series lines. आप इन्हें Pascan series कहते हैं. Next one are the bracket series lines. The series of lines when the outer electron come back into the n is equal to fourth shell by releasing the energy into the same region, that is the IR region. Next are the P fund series when the outer shell electrons come back into the fifth shell by releasing energy into the IR region. So these are the P fund series. Similarly, there are the next series line. These are the Humphrey series when the outer shell electrons come back into the sixth shell. Outer shell electrons come back into the sixth shell and that series of line called as the Humphrey series lines. तो अभी आपने different series of lines को देखा और वो सारे के सारे आपके emission spectra है. ये आपका line spectra. Line spectra here are the emission spectra because we are studying about the released energy. जो released energy है उसकी वजह से जो different line हमें मिली, हम उन्हीं को हम study करते हैं emission spectra of hydrogen के अंदर. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वन बाय वन जो अभी हमने आपको बताया. दैट इज द फर्स्ट सीरीज कौन सी थी आपकी, दैट इज द लेमान सीरीज. लेमान सीरीज बोलो कौन सी थी. पहले देखो आप डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, बीच में आप न्यूक्लियस शो करें, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, देखो आपने एनर्जी का गैप देखा. थर्ड शेल में आप देखें सेकंड और थर्ड के बीच एनर्जी गैप नाउ बिकम लेस. थर्ड और फोर्थ में देखें एनर्जी मींस आपकी जो डिस्टेंस है आपके थर्ड शेल फोर्थ शेल ऑन द बेस ऑफ द एनर्जी दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग. That goes on decreasing. इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें. तो ये डिफरेंट शेल्स हमने शो कर दी हैं. लेमान सीरीज बोलो कौन सी सीरीज ऑफ लाइन थी, when the electron come back into the first shell from the outer shells, that is the Lehman series. हमने दिखाया देखो इंफिनिटी से आए, फिफ्थ शेल से आए, फोर्थ, थर्ड शेल, सेकंड शेल, कहीं से भी आए, when these electron come back into the first shell, then such type of series of lines called as the Lehman series line. And the release energy released कौन से region में होती है, the energy released corresponds to the UV region of the electromagnetic spectrum. तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेमान सीरीज की लाइन है इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन से रीजन से कोरस्पॉन्ड करती है. तो आप आंसर लिखेंगे यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो आप ऐसे एक लाइन नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. डेफिनेशन सिंपल पूछ लें, व्हाट इज द लेमान सीरीज लाइन. तो आप डेफिनेशन ये लिख देंगे, द सीरीज इन विच द लाइन अपीयर्स कब, when the electrons, the outer shell electrons come back from the higher energy state into the first energy shell. First energy shell के अंदर आ जाए तो आप उसे लेमान सीरीज लाइन कह देंगे. The second series lines are called as the लेमान के बाद कौन सी आएगी, that is the Balmer series line. लेमान सीरीज को आपने कहां पे ऑब्जर्व किया था, यूवी रीजन में. तो नेक्स्ट हमारी आ गई बाल्मर सीरीज लाइन. ये कौन सी लाइन होगी, when the outer shell electrons come back into the second shell. Come back into the second shell, whether the electron present in the outermost shell or the fifth shell or the fourth shell or the third shell,
if these all electrons come back into the ground state, and that ground state must be the second shell. Such type of lines now observed called as the Balmer series, because these are studied by the scientist, that is the Balmer, and the energy released during that transition corresponds to the visible region of the electromagnetic spectrum. So how will you define the Balmer series? The series of lines which are obtained when the outer shell electrons come back into the ground state, and that ground state must be the second energy level, that must be the second shell, and the energy released during that transition, during that emission, that corresponds to the visible region of the electromagnetic spectrum. तो इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सिंपल डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जब क्वेश्चन आता है तो आपसे रीजन के बेसिस पे पूछा जाता है कि बाल्मर सीरीज लाइंस को किस रीजन में स्टडी किया गया, किस रीजन से वो कोरस्पॉन्ड करती है, तो आप आंसर लिखेंगे विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद थर्ड सीरीज ऑफ जो लाइन आएगी दैट इज द पास्कन सीरीज लाइन। तो व्हाट आर द पास्कन सीरीज लाइन? Paschal series lines are those lines when the outer shell electrons come back into the third shell, whether they are present in the outermost shell, the fifth shell, the fourth shell. If these all electrons come back into the third shell, that series of line corresponds to the Paschen series line. These lines are studied by the scientist, that is the Paschen, and the energy released during that transition, that also corresponds to the infrared region. वो इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से कोरस्पॉन्ड करती हैं। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे पास्कल सीरीज लाइन को, कि द सीरीज इन विच द लाइंस व्हिच आर अपीयर्ड ड्यू टू द कमबैक ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ग्राउंड स्टेट, एंड दैट ग्राउंड स्टेट मस्ट बी द थर्ड एनर्जी लेवल। तो आप उन्हें कहते हैं पास्कल सीरीज लाइंस, एंड दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पास्कल सीरीज के बाद नेक्स्ट सीरीज जो आती है लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, these are the bracket series lines. So next are the bracket series. In the bracket series, the outer shell electrons come back into the fourth shell. If the outer shell electrons come back into the fourth shell by releasing the energy into the IR region of the electromagnetic spectrum, then that series of lines called as the bracket series of line. These series of lines are discovered by the scientist, that is the bracket, so called as the bracket series line. Now how will you define the bracket series? The series in which the lines which are appeared in the emission spectra of the hydrogen when the outer shell electrons come back into the ground state, and that ground state must be the fourth energy levels, and these lines corresponds to the IR region of the electromagnetic spectrum. इसके बाद नेक्स्ट सीरीज ऑफ लाइंस आती हैं, दिस कॉल्ड एज द P-Fund series lines. P-Fund series lines are those lines when the outer shell electrons come back into the fifth shell, fifth energy level, and during that the energy which get released that corresponds to the IR region of the electromagnetic spectrum. तो ओवरऑल अभी तक आपने क्या देखा, एक सीरीज लाइन और भी है जिसे आप क्या कहेंगे, दैट इज द हम्फ्रे सीरीज। तो पीफंड सीरीज की डेफिनेशन उसी टाइप से आप क्या लिखेंगे, द सीरीज ऑफ लाइंस व्हिच गेट अपीयर्ड व्हेन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कम बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट, एंड दैट ग्राउंड स्टेट मस्ट बी द फिफ्थ एनर्जी लेवल, दैट मस्ट बी द फिफ्थ शेल, and that energy released corresponds to the IR region of the electromagnetic spectrum. The last series of line which are generally not to be written in your books, that is the Humphrey series. एक सीरीज और भी होती है जिसे आप Humphrey series कहते हैं, और वो Humphrey series कौन सी होती है, when the outer shell electron come back into the sixth energy level, and that series called as the Humphrey series. उसको आप ध्यान रखेंगे, वो कई बार आपके बुक्स में लिखी नहीं मिलती, लेकिन कई बार वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका होता है, तो आप उसको जरूर याद रखेंगे। तो ये डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन का देखो कलेक्टिव डायग्राम है जो आप अक्सर अपने एग्जामिनेशन के दौरान अपनी कॉपी के अंदर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले बोलो आपको कौन सा दिखाई दिया, देखो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, देखो कम बैक कहाँ पे हुए, ये दैट द फर्स्ट शेल, देखो फर्स्ट शेल के अंदर, दैट इज अ लेमन सीरीज। सभी सेकंड शेल के अंदर आ गए, तो बोलो कौन सी आपकी पाल्मर सीरीज। थर्ड शेल में आ गए तो पास्कन सीरीज, फोर्थ शेल में आ जाएं ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ शेल के अंदर आ जाएं तो पी-फंड, सिक्स शेल में आ जाएं तो आपके हम्फ्रे सीरीज। और आपके जो लेमान सीरीज है, इसके दौरान जब ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो आपकी बाल्मर सीरीज की लाइन जो हमें ऑब्टेन होती है, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, while the different series, that remaining series, that is the Paschen, bracket, P-Fund and the Humphrey series, that all corresponds to the infrared spectrum, infrared region of the electromagnetic spectrum. इसके बाद जो 1890 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेडबर्ग, उसने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेवलेंथ
and that also corresponds to the different lines which are obtained during the emission spectra of the hydrogen. And that formula जो कि प्लैंक ने बिल्कुल शुरू में बताया था, उसने एक फार्मूला क्या लिखा था, इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो आपका देखो ये फार्मूला बन गया था इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब इसी के अंदर मॉडिफिकेशन की गई और फिर रेडबर्ग का फार्मूला डिराइव हम करेंगे। देखो वो किस बेसिस के ऊपर, तो शुरू में कोई भी जो आपकी शेल है, फर्स्ट शेल है, तो En जो हमने लिखा है, इट मींस कि आपकी एनर्जी कौन से शेल के रिलेटेड हम यहाँ पे बता रहे हैं, दैट इज द En इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि हमने डिफरेंट डेफिनेशन आपको बताई थी, डिफरेंट बेसिक डेफिनेशन, डिफाइंड वेवलेंथ, डिफाइंड वेव नंबर। तो आप जानते हैं 1 अपॉन लेमडा दैट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द वेव नंबर। तो एच सी अपॉन लेमडा को आप क्या लिख सकते हैं, एच सी न्यू बार। आप वेव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से आप रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो एनर्जी का रिलेशन है इन रिस्पेक्ट टू द शेल, हमने आपको अभी बताया था ना डायग्राम के अंदर के जो डिफरेंट शेल्स होती हैं उन सभी की एनर्जी अलग अलग होती है। हमने डायग्राम के दौरान देखो आपको ऐसे ही बताया था, देखो दोबारा हम ड्रा करके आपको बताते हैं। देखो बीच में न्यूक्लियस, बाद में देखो पहली शेल, फिर हमने ये बताया था कि जो फर्स्ट शेल है उसके बाद जो सेकंड शेल दिखाएंगे n इज इक्वल टू सेकंड, उसके बाद जो आप थर्ड शेल दिखाएंगे, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो एनर्जी का गैप है, सेकंड और थर्ड के बीच में वो एनर्जी का गैप वो कम होता चला जाता है। सो एनर्जी गैप गोज ऑन डिक्रीजिंग और एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इन एनी ऑफ द एटम। तो जो एनर्जी ऑफ द शेल है, किसी भी शेल की जो एनर्जी है, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला दिया गया कि E इज इक्वल टू माइनस 1312 माइनस 1312 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। यूनिट्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यूनिट अभी हम आपको कन्वर्जन भी करके दिखाएंगे, उसी बेसिस के ऊपर आपके जो न्यूमेरिकल हैं आमतौर पे वो गलत हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है उसमें ये भी कह दिया जाता है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर शेल इन केस ऑफ द किलो जूल पर मोल कहने की बजाय किलो जूल पर एटम कह सकते हैं, मीन्स जूल पर एटम कह सकते हैं, जूल पर मोलिक्यूल कह सकते हैं, मीन्स डिफरेंट फॉर्म के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो आपसे डिराइव करवाया जाए तो आपको आंसर उसी फॉर्म में ही निकालना आना चाहिए। अदरवाइज आपने ऊपर का ठीक कर दिया, नीचे आपके मार्क्स कट सकते हैं। 3 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में आपको 1 मार्क्स भी मिल सकता है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो अब जो हमारा फार्मूला आया कि इज इक्वल टू माइनस 1312 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल है, ये ध्यान रखें। पर मोल का मतलब 1 मोल, 1 मोल के लिए है ये आपकी वैल्यू एनर्जी की। यहाँ पे जेड क्या है, जेड कोई और नहीं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि जो ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, दैट फार्मूला इज गिवन ओनली फॉर सच टाइप ऑफ एटम व्हिच कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन बताओ किसमें होता है, जैसे हाइड्रोजन, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। सो दैट इज हाइड्रोजन इज ए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिमिलरली अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 है, सो दैट इज द 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन अगर हम हीलियम के ऊपर प्लस चार्ज लगा दें, बट मींस बाय पॉजिटिव चार्ज कम व्हेन एनी ऑफ द एटम लूजेस 1 ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से सिखा दिया था कि व्हाई एनी ऑफ द एटम एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाई एनी ऑफ द एटम एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो वो सारा हमने कैलकुलेशन करके सिंपल, जैसे प्लस माइनस आप सीखते हैं बिल्कुल छोटी लोअर क्लासेस में सेकंड थर्ड में, वैसे आपको करके भी दिखा दिया गया था। तो हीलियम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम प्लस इट इज द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो जो अभी हमने आपको बताया कि जो फार्मूला है यहाँ पे, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं आपसे लिथियम के बारे में पूछूं, क्या ये लिथियम के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नो, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इट इज ए 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे बनाए? अगर हम लिथियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, मींस लिथियम के ऊपर +2 चार्ज लगा दें, तो Li2 पॉजिटिव दैट इज आल्सो ए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2 होने के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। मींस हाइड्रोजन इज ए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, helium plus is a 1 electron system, Li2 plus that is also a 1 electron system. All these 1 electron system, that particular formula is applicable. So that formula is E is equal to minus 1312 Z square divided by N square kilojoule per mole. 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ना। देखो एक चीज आपको बता दें कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, हमने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर से होती है, मास नंबर से कभी नहीं होती। हम ये कहें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, आप क्या कहेंगे?
उस एलिमेंट का क्या नाम आप कहेंगे? हाइड्रोजन है। हम कहेंगे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 है, आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन है। हम कहेंगे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11, आप क्या कहेंगे? वो सोडियम है। मींस किसी भी एलिमेंट के जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो उसकी पहचान होती है, उसके एटॉमिक नंबर के साथ होती है। तो एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलता। हमने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो न्यूट्रल एटम के अंदर तो जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन जो आयनिक स्पीसीज होती है उनके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें या तो लॉस हो चुके होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, अगर कैटायन बना है उस पर 50 स्पीसी बनी है, अगर एनायन बना है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसी थी, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, He पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लिथियम 2 पॉजिटिव, दैट इज अ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट इन ऑल दीज 3 स्पीसीज द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। द वैल्यू ऑफ जेड, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अभी हमने जो ये फार्मूला आपको बताया कि E is equal to -1312 Z square divided by N square kilojoule per mole, here Z is the atomic number, so atomic number of hydrogen is 1, the atomic number of helium is 2, the atomic number of lithium is 3। तो हर केस में जो न्यूमेरिकल आएगा तो जेड हमें कौन सा लिखना है? जो उसका एटॉमिक नंबर है। तो इस चीज को आप न्यूमेरिकल में जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद फर्दर कन्वर्जन देखो करके दिखाते हैं। हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, हमने किलो जूल पर मोल लिखा था। देखो नेक्स्ट फार्मूला जो हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किलो जूल को तो हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करें, देखो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो किलो जूल है इसको तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। पर मोल है, इसको पर एटम में कैसे कन्वर्ट करें? देखो पर का मतलब है डिवाइडेड में है मोल, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 1 मोल के अंदर होते हैं, जैसे 1 डजन में 12 होती हैं आपकी चीजें, आप जानते हो, ऐसे ही 1 जो मोल क्वांटिटी है, इट कंटेन्स हाउ मेनी एटम? 6.023 इंटू 10⁻23। यानी इतनी स्पीसीज होती, इतनी एंटाइटीज होती हैं, क्योंकि 1 मोल कौन है? वो तो एंटाइटीज है। हमें क्या पता वो एंटाइटी कौन है? वो एटम है, मोलिक्यूल है, वो कौन है? वो जो भी होगा। अगर वो 1 मोल एटम है तो 6.023 इंटू 10⁻23 उतने एटम्स होंगे। अगर 1 मोल वो मोलिक्यूल है कोई, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इतने आपके मोलिक्यूल्स होंगे। दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द स्पीसी, वेदर इट इज द एटम और द मोलिक्यूल। तो हमने तो पर मोल को पर एटम में किया, तो पर मोल मींस नीचे डिवाइडेड में मोल है, तो नीचे ही हमने 1 मोल को किस में कन्वर्ट किया? एटम में। तो आपने देखा नीचे डिवाइडेड में ही हमने 6.023 इंटू 10⁻23 से बोलो क्या किया है, यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई किया है, नीचे की साइड में एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये जो फॉर्मूला आपका आ गया, ये किसका आ गया? जूल पर एटम के अंदर। फर्दर अगर हम, हमारा जो फॉर्मूला था एनर्जी का कि इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, तो एच सी न्यू बार किसके इक्वल हो गया? हमारी सारी चीजों को जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया? देखो यही जेड स्क्वायर और ये एन स्क्वायर, तो जूल पर एटम में आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद -2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। देखो ये जूल पर एटम में आ गया। पहले बोलो कौन था? किलो जूल पर मोल था, फिर अब कौन आ गया? जूल पर एटम आ गया। फर्दर अगर हम सिर्फ न्यू बार की फॉर्म में, मींस वेव नंबर की फॉर्म में अगर हम इस फार्मूले को कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा? देखो एच सी न्यू है, एच सी न्यू बार है, तो एच सी को डिवाइड में आप ले जाएं, तो न्यू बार इज इक्वल टू यही -2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर डिवाइडेड में हम एन स्क्वायर के साथ बोलो कौन आ गया? एच सी और आ गया। तो एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट। सेंटीमीटर इनवर्स अब यूनिट बन जाएगी क्योंकि ये न्यू बार है। तो एनर्जी को हमने किस फॉर्म में कोरिलेट किया है यहाँ पे? इन द फॉर्म ऑफ द वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या आ गया? न्यू बार इज इक्वल टू -2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी एन स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे सी वेलोसिटी ऑफ द लाइट की वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये फिक्स वैल्यू है, ये हमें याद रखनी ही चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बोलो क्या है? 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -34, और यूनिट भी देखो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी प्लैंक्स कांस्टेंट की, जूल सेकंड। अक्सर आप एग्जाम में गलत कर देते हैं, आप लिख देते हैं वहां पे जूल पर सेकंड। हमने आपको सिखाया भी था कि किस तरह से आप यूनिट गलत याद करने से बच सकते हैं, कि एच की जो यूनिट है वो आपकी जूल सेकंड ही होती है। नेक्स्ट सी की वैल्यू आपने पुट की यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाइड में वही है एन स्क्वायर और सेंटीमीटर इनवर्स। अब इन सारी चीजों को आप
मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू बार का जो फार्मूला अब आ गया वो क्या आ गया, न्यू बार इज इक्वल टू -109677 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो ये फैक्टर आ गया है आपका 109677, नाउ दैट फैक्टर, ये जो फैक्टर यहाँ पे आ गया है, इसी फैक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी फैक्टर को हम कहेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट। इसे हम क्या कहेंगे बोलो, रेडबर्ग कांस्टेंट। और ये सारे जो डिफरेंट फार्मूले बने, these all formulas are derived, are being converted from one formula to another one by the scientist, that is the Redberg। और finally ये फार्मूला आ गया है कि न्यू बार इज इक्वल टू -r z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम अब डिफरेंट जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो हम अब इस लेक्चर से अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, वो किस बेसिस के ऊपर होंगे, आपसे देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो जो एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स होती हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन। देखो जो डिफरेंट शेल होती है, जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के अंदर हम डिस्कस करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे इन डिटेल पूरा बोहर्स मॉडल के बारे में भी। तो यहाँ पे जो डिफरेंट शेल्स की जो इंट्रोडक्शन आई थी वो बोहर साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर ही आई थी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल के अंदर है, पहली शेल में है, तो उसकी एनर्जी अलग होगी, हमने फार्मूला भी बता दिया आपको। कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, एंड सो ऑन। इफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेल, दे विल हैव द डिफरेंट एनर्जी, उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। लेकिन इस बात को आप एक देखो बेसिक तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो वो क्या, आप सभी ये जानते हैं कि एटम के बीच में बोलो कौन होता है, न्यूक्लियस। उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है। उसके बाहर बोलो फर्स्ट शेल जो आएगी, जो बोहर्स मॉडल के बेसिस पे हम पढ़ेंगे, उसमें मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, पता है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है या दूर, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। तो फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 आर दी चार्जेस, भाई न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है, वो तो Q1 Q2 हो गया, वो तो फिक्स रहेगा। अब जैसे मान लीजिए हम सेकंड शेल की बात करते हैं, सेकंड शेल में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वही चार्ज होगा, न्यूक्लियस के ऊपर भी वही चार्ज होगा, Q1 Q2 बिल्कुल सेम है। फर्क क्या रहेगा, वो फर्क रहेगा बोलो कौन, कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा कब, जब दो स्पीसी एक दूसरे के नजदीक होंगी। तो जो फर्स्ट शेल है इज इक्वल टू फर्स्ट शेल, उसमें जब इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन, मोर द अट्रैक्शन मोर द एनर्जी रिलीज्ड आउटसाइड, एनर्जी बाहर ज्यादा निकल गई, खुद की एनर्जी कम हो गई। तो फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब सेकंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, और दूर होने से क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार न्यूक्लियस के साथ और कम हो गई, और कम अगर अट्रैक्शन तो कम एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी बाहर कम निकली तो खुद की एनर्जी ज्यादा रह गई, मींस सेकंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से एनर्जी का ये फार्मूला भी था जो हमने आपके सामने लिखा, और ये बेसिक फैक्ट था जिसके बेसिस के ऊपर अगर हम थोड़ा भूलने लगे तो उस चीज को हम याद रख भी सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी ज्यादा, कि किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, कौन सी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कम है या ज्यादा। इसके ऊपर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी हमारे आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फार्मूला होगा डिफरेंट शेल से रिलेटेड, वो हम कैसे डिराइव करेंगे। हमारे पास देखो दो फार्मूले अगर हम बना दें, यहाँ पे देखो क्या रेडबर्ग साइंटिस्ट ने देखो जो फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला क्या था कि एक बार मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, देखो एक बार वो सेकंड शेल में प्रेजेंट है, उनके बीच एनर्जी का गैप कितना है, सिर्फ हम उनका डिफरेंस ले लेंगे। देखो डिफरेंस हम ले लेंगे, सिंपल डिफरेंस। बाहर देखो ये माइनस साइन था, अगर इस माइनस साइन को अगर हम अंदर ले जाते हैं देखो इस फार्मूले में, तो बोलो क्या हो जाएगा, हमने लिखा था ना फाइनल स्टेट माइनस में इनिशियल स्टेट लिख रखा है माइनस आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में बोलो क्या है 1/n2 का स्क्वायर, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर, मींस फाइनल स्टेट माइनस में इनिशियल स्टेट। लेकिन माइनस साइन को जब अंदर ले जाएंगे तो n2 के साथ माइनस लग गया, पहले से ही माइनस में n1 स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, तो जब हम प्लस की फॉर्म में लिखा तो फार्मूला आपका बोलो क्या बन गया कि न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर, और यूनिट वही रहेगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखना, जब हम न्यूमेरिकल्स डिराइव करेंगे काफी सारे तो उसके दौरान ये फार्मूले आपको डायरेक्ट याद रहने ही चाहिए। थोड़ा सा एक ब्रीफनेस आपको जरूर देना चाहेंगे यहाँ पे, कि एक चीज और आपको पहले बता दें कि जो N1 देखो वैसे तो बेसिक चीज है कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक पहली शेल ही होती है,
उसके बाद सेकंड शेल आती है, तो N2 इज ग्रेटर देन N1 तो होगा ही, दैट इज अ वेरी बेसिक फैक्ट। अब देखो एक ये डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रा किया है, देखो एनर्जी भी मैंने निकाल के आपके सामने रख दी है यहाँ पे, देखो इसी सेम फार्मूला के बेसिस के ऊपर, और लेकिन यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में निकाल दी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी ध्यान से, बड़े अच्छे से। बोलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने जूल होते हैं? वो वही होते हैं, देखो कई बार जब आप भूलने लगे तो आप उस चीज को याद रख लें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो जो वैल्यू आपको वहां पे दिखाई देगी वही चीज आप यहाँ पे कोरिलेट करके उस चीज को याद कर लेते हैं, जो हमने पहले आपको बताया भी था। खैर, आप यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी यहाँ पे लिख रखी है, फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो, सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एनर्जी कितनी होगी, देखो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर रखी है उसी फार्मूला के बेसिस के ऊपर। लेकिन अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन देखो प्रेजेंट है, ये हमने दिखा दिया बाहर, देखो आउटर शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर प्रेजेंट है, और इट इज टू बी एज्यूम्ड दैट, एक देखो अजम्पशन है जो हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे बाहर, जो इन्फिनिटी के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी को जीरो माना गया है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट एट द इंफिनिटी, सो देयर एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, तो उसकी एनर्जी जीरो मानी गई है। और ये तो आपको पता ही है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो अट्रैक्शन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीजेस आउटसाइड, खुद की एनर्जी कम, तो मीन सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो आपने जीरो मान ली, तो जब न्यूक्लियस की पास वाली जो शेल है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, जीरो से कम, और जीरो से कम मीन्स नेगेटिव साइन तो आपको साथ लगाना ही पड़ेगा, नेगेटिव 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 और ज्यादा नेगेटिव और भी ज्यादा नेगेटिव, मीन्स एनर्जी और कम और कम और कम, क्योंकि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, उस इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहली शेल के अंदर है, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। तो आप इस डाटा के अंदर भी देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन 6 शेल में था उसकी एनर्जी कितनी थी, -0.38, देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख रखी है, और जो फर्स्ट शेल में उसमें देखे -13.6 मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी है। तो मीन्स आपने क्या देखा कि जब कभी भी कोई आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जब वो आता है इनर शेल्स के अंदर तो क्या करेगा, इट विल लूजेस एनर्जी, देखो ये नीचे आ गया, इसने एनर्जी लूज कर दी, बिल्कुल बाहर वाली शेल से आया, इन्फिनिटी से आया, तो इन्फिनिटी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो जीरो थी, तो जीरो और माइनस में जब हमने किया ये -13.6, तो क्या आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, क्या होगी बोलो, रिलीज हो जाएगी। अब दूसरा देखो, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, उसकी एनर्जी कितनी है, -1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली शेल में तो एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, वो देखो फर्स्ट शेल में आ गया, तो एनर्जी रिलीज हो गई, कितनी रिलीज हो गई, दोनों का आप डिफरेंस देख दें तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये हमने कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता दिया। सिमिलरली मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, देखो ध्यान से, हम अब रिवर्स करके आपको बताते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, वो सेकंड शेल में जाना चाहता है तो क्या करेगा, देखो उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ वो लोग क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, हमें बाहर से एनर्जी देखो देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी दें कि अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए और ये कहां पे पहुंच जाए, सेकंड शेल के अंदर, देखो हमने एनर्जी दी बाहर से, सेकंड शेल में पहुंच गया, तो मीन्स हम कैसे निकालें, सेकंड शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर लें उस फार्मूले से, देखो हमने कैलकुलेट कर दी, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों का डिफरेंस देख दें, देखो ये हमने डिफरेंस देखा, ये आपका आंसर आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके बड़े बेसिक और सिंपल आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।